अस्सलाम वालेकुम। अभी हम सेविंग फंक्शन को कर रहे थे, उसके अंदर हमने उसका ग्राफ थोड़ा सा डिस्कस किया था। अच्छा, इसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके अंदर व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो प्रोपेंसिटी बेसिकली ये होता है, टेंडेंसी होता है कि कितना, एट व्हाट परसेंटेज। प्रोपेंसिटी मतलब होता है कि किसी टोटल में से कितना कितना आप खर्च कर देंगे, कितना सेव कर लेंगे, कितना इन्वेस्ट कर लेंगे। तो अगर आप ये देखें कि आपकी टोटल इनकम में से आप कितना खर्च कर देंगे, तो वो चीज़ क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर आप ये देखें कि आप अपनी टोटल इनकम में से कितना सेव कर लेते हैं, तो वो परसेंटेज बताता है प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर आप अपनी टोटल इनकम में से कितना इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट होता है। तो प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, इट रेफर टू द परसेंटेज बिटवीन सेविंग एंड इनकम। एक्सक्यूज मी। वो परसेंटेज को बताता है सेविंग और इनकम के दरमियान जो एक परसेंटेज है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या बताता है, द परसेंटेज बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। जो भी परसेंटेज है, जब तुम्हारी टोटल इनकम होती है उसमें से तुम कितना सेव कर लेते हो। एन इकोनॉमी एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, इसका सिंपल सी फॉर्मूला होता है क्या, कि सेविंग डिवाइड बाय इनकम। एस फॉर सेविंग होता है, वाई फॉर इनकम होता है। अगर आपकी टोटल इनकम है, तो सपोज आपकी टोटल इनकम जो भी है, आपकी एक टोटल इनकम है लाइक 60 और 600 में से आप क्या कर रहे हैं, 600 में से 1000 आप 1000 है आपकी टोटल इनकम, उसके अंदर से अगर 600 आप सेव कर लेते हैं, तो उसका रेट लेंगे तो हम क्या आएगा, इसका रेट 0.6 इसका रेट आ जाएगा। तो यानी कि 60% आप अपनी टोटल इनकम में से सेव कर लेते हैं। अगर 60% आप सेव कर लेते हैं, तो डेफिनेटली क्या है, 80% आप क्या करते हैं, सॉरी 40% आप कंज्यूम कर लेते हैं। सही है जी। तो प्रोपेंसिटी हमें ये बताता है, प्रोपेंसिटी मतलब होता है टेंडेंसी, कि कितना आप अपनी टोटल इनकम में से कितना सेव कर लेते हैं। जितना आप सेव करते हैं अपनी टोटल इनकम में से, उसको प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। और एवरेज, उसका एवरेज ले लेना, उसको टोटल पे डिवाइड कर देना, कि अगर आप अपनी सेविंग को टोटल पे डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो आ जाता है वो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी आ जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम देखते हैं, तो अगर हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को देखें, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, एक एवरेज है, एक मार्जिनल है। मार्जिनल मतलब एडिशनल होता है। एडिशनल मतलब आपकी जब इनकम इंक्रीज होती है, तो आप कितना एडिशनली सेव करते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये बताता है कि अगर आपकी इनकम 500 रुपये से बढ़ गई, तो उसका कितना परसेंट आप कंज्यूम कर लेंगे, तो वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। और अगर आपकी इनकम 500 से बढ़ गई, तो उसमें से कितना आप सेव कर लेंगे। तो जितना आप सेव कर लेंगे, एडिशनल सेव करेंगे, वो क्या कहलाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन सेविंग विद द चेंज इन इनकम, इज नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसको एमपीएस कहते हैं। एमपीएस का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा वाई। और डेल्टा में चेंज को बताता है, चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। जितना सेविंग का चेंज है और इनकम का चेंज है, अगर हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मार्जिनल। एवरेज टोटल को डिवाइड करते हैं, मार्जिनल उसके चेंज डिवाइड करते हैं। डिस्टिंग बिटवीन द एपीएस एंड एमपीएस, क्या फर्क है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में। ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। तो अगर ये पूछता है, तो इट रेफर द रेशियो ऑफ सेविंग एंड करस्पॉन्डिंग ऑफ लेवल ऑफ इनकम एट पॉइंट ऑफ टाइम। ये एक रेशियो बताता है, और ये रेशियो बताता है चेंज का। ये भी रेशियो को बताता है, बट ये चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन सेविंग, ये चेंज को बता रहा होता है। और ये किसको बता रहा होता है, ओवरऑल को बता रहा होता है। एपीएस कैन बी लेस देन जीरो व्हेन देयर इज अ डिस सेविंग टिल कंजप्शन इज मोर देन नेशनल इनकम। ये लेस देन जीरो हो सकता है। एमपीएस नेवर बी लेस देन जीरो, चाहे इनकम एडिशनल तभी होगा, जब इनकम होगी तो एडिशनल होगा। तो ये कैन नॉट बी जीरो एवर, बट ये जीरो हो सकता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जब डिस सेविंग होती है। डिस सेविंग कब होती है, जब हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारा ये सेविंग फंक्शन है, तो ये जो नेगेटिव में है, यहाँ जीरो है, ये हमारी डिस सेविंग है, ये इक्विलिब्रियम है, इसके बाद सेविंग होता है। जब नेशनल इनकम जीरो भी होती है, तो उस वक्त भी हमारी सेविंग हो रही होती है, हमने सेविंग फंक्शन में देखा है। फॉर्मूला इसका है एपीएस सेविंग डिवाइड बाय वाई, और एमपीएस का है डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा वाई। ठीक है जी। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंसेस हैं, एग्जाम पूछ लेता है। डिफरेंस बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये बताता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू करस्पॉन्डिंग द लेवल ऑफ इनकम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और ये बताता है रेशियो ऑफ सेविंग करस्पॉन्डिंग लेवल, ये
परसेंटेज बताता है सेविंग से इनकम का और ये परसेंटेज बताता है कंजप्शन से इनकम का। वैल्यू लेस देन जीरो, ये कह रहा है एपीसी नेवर बी लेस देन जीरो बिकॉज इवन द जीरो लेवल ऑफ इनकम वी हैव कंजप्शन, जिसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। बट एपीएस कैन बी जीरो, एपीएस कैन बी जीरो होता है। अभी हमने देखा कि जब हमारी इनकम होती है, कुछ भी नहीं होती, तो हम बोरो कर रहे होते हैं, जिसको हम डिसेंडिंग कहते हैं। फॉर्मूला इसका ये। इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी अक्सर आपसे पूछता है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट सिंपली एन इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट और आइटम accrued with the goal of generating income in economics. An investment, it is a purchase of goods that are not consumed today but are used in future generate wealth. ये बोल रहे हैं भाई इन्वेस्टमेंट क्या है कि जो भी फर्म एक्सपेंडिचर करती हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर फर्म करती हैं, वो जो फर्म एक्सपेंडिचर करती हैं वो हमारी क्या कहलाती है? इन्वेस्टमेंट कहलाती है। मगर वो कंज्यूमर गुड्स पे नहीं करती हैं, वो कंज्यूमर गुड्स पे नहीं करती हैं, वो किस पे करती हैं? वो करती हैं आपकी ड्यूरेबल गुड्स पे, जो फर्दर किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए चीजें इस्तेमाल होती हैं, जो फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए चीजें इस्तेमाल होती हैं। अगर उनकी आप बाइंग करती हैं फर्म, तो उनको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट इज एक्सप्लेन एंड डिफाइन एज एडिशनल ऑफ द स्टॉक क्वांटिटी। जो भी स्टॉक में आपके फिजिकल कैपिटल पड़े हुए हैं, कैपिटल एसेट्स पड़े हुए हैं लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, रोड्स वगैरह एक्सेट्रा, ये सारा क्या कहलाती है? इन्वेस्टमेंट कहलाती है और ये फर्म के एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ठीक है, आगे इस इन्वेस्टमेंट हमारे पास दो तरह की होती है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऑटोनोमस होती है और रिड्यूस होती है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होती है विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी और लेवल ऑफ इनकम। जो व्हाटएवर आपकी जीरो इनकम भी हो, आपको कुछ फ्लाईओवर, कुछ ब्रिज, कुछ बॉर्डर का काम करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे, चाहे वो बोरिंग करे, कुछ भी करे। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इररिस्पेक्ट है, जो इररिस्पेक्ट टू किसके है? इनकम के। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इररिस्पेक्ट टू इनकम है, इस इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और एक होती है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज द पॉजिटिव रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम इन इकोनॉमी। एट द हायर लेवल ऑफ इनकम कंजप्शन एक्सपेंडिचर टेंड टू इंक्रीज, देयरफॉर द मोटिवेशन ऑफ प्रोड्यूसर टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट टू बी एबल टू मीट द हायर डिमांड। अगर डिमांड बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो डेफिनेटली फर्म को ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो फर्म ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा कैपिटल एसेट्स में प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बढ़ती है इनकम के बढ़ने से एल, और ये के हमारा इंक्रीज होता है। तो इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है जो इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड होती है, नेशनल इनकम के बढ़ने से वो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होती है। ठीक है, अक्सर ये पूछता है डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ये बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टाइम में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इसको इसी तरह से आपको याद करना है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट रेफर द इन्वेस्टमेंट विच इज मेड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आप करो वो इंड्यूस है, और ये वो इन्वेस्टमेंट है विच इज इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम। इसका प्रॉफिट नहीं है, आपको करना है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव। अच्छा, इसका फिर क्या होता है? जनरली डोनेट बाय प्राइवेट सेक्टर। जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है प्राइवेट सेक्टर करता है, और जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है रिगार्डलेस प्रॉफिट मोटिव के, वो गवर्नमेंट करती है। ठीक है, इनकम इलास्टी, if income is goes up, induced investment also goes up. It's the reason that the income leads to increase the demand of goods and services and the meaning of same investment increase. अगर डिमांड और गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होती है, प्रोड्यूसर ज्यादा पैसे लगाता है ताकि उनको ज्यादा प्रॉफिट मिले, तो वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को भी इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इट्स इनइलास्टिक होती है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, अनअफेक्टेड ऑफ इनकम होती है। व्हाटएवर द वॉल्यूम ऑफ इनकम होती है, इन्वेस्टमेंट उनको करनी पड़ती है। तो इस इन्वेस्टमेंट को, जो ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जो इनकम के बढ़ने और कम होने से कम ज्यादा नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसका ये हॉरिजॉन्टल होता है और इसका ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है जी, तो अभी हम जो है हमने ये सारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजप्शन है, कंजप्शन के बाद हमने ये पढ़ा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेविंग क्या होता है। जितनी आगे नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कीन्स की दी हुई है, इंशाल्लाह हम अपने अपकमिंग लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, वो सारे इन पर डिपेंड करते हैं। तो इसके लिए आपको ये बातें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रॉपर टाइम लें, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप हमसे कर सकते हैं, आप हमसे करें, और फिर इंशाल्लाह हम इसको रिजॉल्व करते हैं और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू दिस आप स्टार्ट करें।
ठीक है, अभी इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।